दोस्तों इस 2026 के अंदर इस तरह का गेमिंग पीसी बनाने का सपना बहुत से लोगों का सपना ही रहने वाला है, क्योंकि एसएसडी और रैम की प्राइस आसमान छू रही है और हमारी पॉकेट के बाहर हो चुकी है। और प्राइस बढ़ने का असर सिर्फ गेमिंग पीसी तक ही सीमित नहीं है, होम या फिर ऑफिस यूज के पीसी के लिए भी प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। तो इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर के अंदर सिर्फ 30,000 रुपए के बजट के अंदर आज हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं। और ये मत सोचना कि कम प्राइस के अंदर अगर ये पीसी बिल्ड हो रहा है तो इसकी परफॉर्मेंस कम होगी। ये पीसी विंडोज 11 को ऑफिशियली सपोर्ट तो करता ही है, और इतने कम प्राइस रेंज में होने के बावजूद भी एमएस ऑफिस के साथ साथ अगर आप इसमें फोटोशॉप का यूज करना चाहते हैं, कोरल ड्रॉ का यूज करना चाहते हैं, इवन टैली का भी आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी एकदम स्मूथ रन होगा। और अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड ऐड करना होगा और इसके अंदर गेम्स का भी परफॉर्मेंस आपको चौंका देगा। विंडोज 11 का ऑफिशियल सपोर्ट पाने के लिए हमें कम से कम 8th या 9th जनरेशन के प्रोसेसर का यूज करना होगा। हम यहां पर यूज करने वाले हैं 8th जनरेशन के i3 प्रोसेसर का। इस प्रोसेसर में 4 कोर एंड 4 थ्रेड्स है और साथ में 6 MB की L3 कैश मेमोरी आपको मिल जाती है। एंड ये कॉन्फ़िगरेशन होम एंड ऑफिस यूज के लिए काफी है। 2000 से 2500 की प्राइस रेंज के अंदर ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा। 8th और 9th जनरेशन के प्रोसेसर को यूज करने के लिए हमें चाहिए होता है 300 सीरीज का मदरबोर्ड, जो कि LGA 1151 सॉकेट के ऊपर बेस्ड होता है। 300 चिपसेट मदरबोर्ड का प्राइस लगभग 4000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपको एंटर, कंसिस्टेंट, फ्रंटेक इन ब्रांड्स के मदरबोर्ड अवेलेबल हो जाएंगे। MSI या फिर गीगाबाइट का मदरबोर्ड अगर आपको चाहिए तो लगभग 7500 रुपए तक आपको कॉस्ट पड़ती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ मिड रेंज का मदरबोर्ड, जो कि है ASRock का H370 मदरबोर्ड। और वो इसलिए क्योंकि इसमें हमको ब्रांड का भरोसा तो मिलता ही है, साथ में गीगाबाइट और MSI जैसे ब्रांड के मुकाबले में इसका प्राइस लगभग 1500 से 2000 रुपए तक कम है। आजकल सभी मदरबोर्ड के ऊपर NVMe का पोर्ट तो आपको मिल ही जाता है, साथ में इस मदरबोर्ड के ऊपर आपको रैम के लिए 2 स्लॉट मिलेंगे, जिसके अंदर आप 16 GB की 2 रैम का यूज करके अपने सिस्टम को 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। बैक पैनल में आपको 2 USB के पोर्ट के साथ साथ में आपको एक PS2 का पोर्ट भी नजर आ जाता है। साथ में आपको DVI, VGA और HDMI ग्राफिक इंटरफेस मिल जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पर 2 USB 3.0 के कनेक्टर भी मिलते हैं एंड साथ में आपको 2 USB 2.0 के साथ में एक गीगाबिट लैन मिलता है एंड ऑडियो का पैनल मिलता है। ऑफलाइन मार्केट के अंदर ये वाला मदरबोर्ड आपको लगभग 5500 रुपए से 6000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सिस्टम के अंदर अगर आपको डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए तो कम से कम 8 GB की रैम का आपको जरूर यूज करना चाहिए। 16 GB अगर रहेगी तो बेस्ट रहेगा। 300 सीरीज के मदरबोर्ड DDR4 रैम को सपोर्ट करते हैं। इसके अंदर अगर आप 3200 FSB की रैम लेंगे तो इसका कॉस्ट आपको ज्यादा आएगा, तो मैं रिकमेंड करता हूं आप 3200 FSB की रैम को न लेकर के आप 2666 अगर हो सके तो 2400 FSB वाली रैम को यूज करें। 8 GB की 3200 FSB की रैम का प्राइस इस समय लगभग 6000 से 6500 रुपए के आसपास है, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए हम यहाँ पर 3200 FSB की जगह पर 2666 FSB की रैम का भी यूज कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइस लगभग 2000 रुपए तक कम हो जाएगा। प्रोसेसर के दिमाग को ठंडा रखने के लिए एक बढ़िया CPU कूलर का यूज करना बहुत जरूरी होता है। वैसे यहाँ पर CPU कूलर की प्राइस रेंज काफी कम 150 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको जेनेरिक या फिर कहें कि नॉन ब्रांडेड CPU कूलर अवेलेबल होते हैं। मैं उनको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये CPU कूलर कुछ यूजेस के बाद में जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, जाम हो जाते हैं, या फिर इनका जो RPM है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम के अंदर हैंग होने जैसी प्रॉब्लम, इवन कई बार ब्लू स्क्रीन जैसी प्रॉब्लम भी हमको फेस करनी पड़ जाती है। तो इसके लिए एक अच्छा CPU कूलर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कूलर मास्टर का i30 CPU कूलर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड इसके अंदर आपको ब्रांड का भरोसा तो मिलता ही है, साथ में जो थर्मल पेस्ट है वो भी इनबिल्ट इसके अंदर आपको लगा हुआ मिल जाता है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर आपको एक शील्ड मिलती है जिसको आपको मदरबोर्ड पे बैक साइड के ऊपर लगाना होता है एंड प्रोसेसर लगाने के बाद आपको बस इसके ऊपर फिट करना होता है, दैट्स इट। इस प्रोसेसर फैन के लिए आपको लगभग 600 से 650 रुपए तक पे करने पड़ेंगे। अगर आप इससे भी हायर रेंज के अंदर जाना चाहते हैं तो लगभग 1000 से 1500 रुपए की रेंज के अंदर आपको RGB वाले फैन अवेलेबल हो जाते हैं। अब सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस चाहिए तो NVMe SSD को यूज करना कंपलसरी है, और NVMe SSD का प्राइस इस समय कहने ही क्या। अब अच्छे ब्रांड की WD ग्रीन हो,
WD ब्लू हो, WD ब्लैक हो, सैमसंग की हो या फिर क्रूशल की हो, इन ब्रांड की NVMe SSD मिलना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। एंड ऑफलाइन स्टोर हो या फिर ऑनलाइन स्टोर हो, मोस्टली सभी के अंदर ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। और हमको 30,000 के लिमिटेड बजट के अंदर PC बिल्ड करना है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं 256 GB की कंसिस्टेंट की NVMe SSD। Gen 3 कैटेगरी के अंदर ये आती है, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम 1000 से 1200 Mbps की रीड राइट स्पीड मिल सकती है। 256 GB के लिए अभी का प्राइस लगभग 4,500 रुपए के आसपास है और भविष्य के अंदर ये और ज्यादा महंगा हो सकता है। वहीं पर अगर आप 500 GB की NVMe SSD का यूज करना चाहते हैं तो लगभग 6,500 से 7,000 रुपए तक आपको पे करने पड़ेंगे। और वहीं पर अगर WD, सैमसंग या फिर क्रूशल की अगर आपको SSD मिलती है तो 500 GB के लिए 10,000 या उससे ज्यादा भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। अब इन सभी कंपोनेंट को हम जिस बक्से के अंदर पैक करेंगे, जिस कैबिनेट के अंदर पैक करेंगे, हालांकि उसका प्राइस रेंज 1000 रुपए से चालू हो जाता है, जिसके अंदर आपको एक स्टार्टिंग प्राइस वाली जो है कैबिनेट मिल जाती है और एक छोटा सा हल्का फुल्का कैबिनेट मिल जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप 1000 रुपए की प्राइस रेंज वाले को कैबिनेट को यूज ना करें, प्राइस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। 2000 से 2500 के प्राइस रेंज के अंदर आपको बढ़िया कैबिनेट मिल जाते हैं। और इन कैबिनेट की खास बात यह है कि इनकी जो SMPS होती है ये पावरफुल तो होती है, साथ में परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलती है। एंड इनके फ्रंट साइड के अंदर आपको USB के लिए 2 पोर्ट मिल जाते हैं एंड USB 3.0 का एक पोर्ट भी मिल जाता है। 30,000 रुपए के कम बजट के अंदर यहाँ पर हम 24 इंच की स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। अब वैसे तो देखो ब्रांड अलग अलग लोगों को अलग अलग पसंद है, किसी को LG पसंद है, किसी को सैमसंग पसंद है। 24 इंच की LG या सैमसंग की स्क्रीन आपको IPS स्क्रीन लगभग 7,500 रुपए तक इजीली अवेलेबल हो जाती है और चॉइस डिफरेंट करती है लोगों के ऊपर। बाकी पर्टिकुलर मुझे पसंद है BenQ की स्क्रीन, लगभग 7,500 से 8,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर 24 इंच का IPS मॉनिटर आपको BenQ का मिल जाएगा। BenQ के अंदर 2490 एक मॉडल आता है और इसके अंदर खास बात यह है कि मिनी स्पीकर आपको लगभग 2 वाट के मिनी स्पीकर भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जो एक लाइट साउंड जनरेट करते हैं। मॉनिटर के मामले में मेरी पर्सनल चॉइस है BenQ। मैं खुद भी BenQ की 27 इंच का मॉनिटर अभी यूज कर रहा हूं एंड BenQ की जो मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी है वो मुझे LG और सैमसंग से अच्छी लगती है। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी किसी को LG पसंद है, किसी को सैमसंग, मॉनिटर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। और लास्ट में बचता है सिर्फ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस। वो आप HP, डेल, लिनोवो या फिर लॉजिटेक, जो आपको पसंद है वो कॉम्बो आप चूज कर सकते हैं। लगभग 650 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक की प्राइस रेंज के अंदर आपको वायर्ड वाले कीबोर्ड माउस मिल जाते हैं और अगर आप वायरलेस चाहते हैं तो 1000 रुपए से लेकर के 1500 से 2000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आपको कीबोर्ड माउस का बंडल मिल जाता है। तो वीडियो में बताए गए सभी अलग अलग कंपोनेंट्स के अगर आप टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि 30,000 के अंदर ही इसका टोटल कॉस्ट बैठता है एंड 30,000 की प्राइस रेंज के अंदर आपने 24 इंच के मॉनिटर के साथ में Windows 11 ऑफिशियली सपोर्टेड एक PC रेडी कर लिया है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? आई होप इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी टेक्निकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिएगा। गुड बाय, जय हिंद।